मोदी ने लद्दाख में बनाया चीन का ताबीज, तो दौड़कर भारत आ रहे चीनी विदेश मंत्री। गलवान संघर्ष के बाद घुटनों पर आया चीन। यूक्रेन विवाद के बाद चीन के फूले हाथ पांव। दोस्तों, लगता है कुछ लोगों के मुंह में अब दही जमने वाली है। कुछ लोग अब भौंकना छोड़कर लगता है बिलों में दबकने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मोदी सबका बाप निकलेगा। उनको तो छोड़िए, अमेरिका और यूरोप के भी होश उड़े हुए हैं कि आखिर मोदी ने ऐसा कौन सा चक्रव्यूह चल दिया है कि जिनपिंग के होश उड़ गए हैं। वो क्यों अचानक अपने चूजों को भारत में हाजिरी लगाने के लिए भेज रहे हैं? आखिर लद्दाख में भिड़ने को तैयार बैठे जिनपिंग ने क्यों पीछे पांव खींच लिए हैं? अभी तो 15वें दौर की बातचीत ही कर रहा था, तो फिर अचानक उसको क्या सूझा कि मोदी के आगे बाप बाप करने लगा है। बिल्कुल दोस्तों, गलवान घाटी में खूनी संघर्ष के बाद अब भारत और चीन के तनावपूर्ण रिश्तों ने एक नई ही करवट ले ली है। खबर यह है कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस महीने के अंत तक भारत की यात्रा पर आ सकते हैं। बड़ी बात तो यह है कि भारत के विदेश मंत्री चीन को किसी भी मोर्चे पर छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस महामारी और गलवान घाटी हिंसा के बाद चीन के किसी बड़े नेता की ये पहली भारत यात्रा हो रही है। वो भी तब जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में पिछले 2 साल से गतिरोध चल रहा है और दोनों तरफ से कुल करीब 1 लाख सैनिक आमने सामने हैं। यानी दोस्तों, कुछ खिचड़ी पक रही है। क्या मोदी ने जिस गुट की ओर इशारा किया था, जब अमेरिका की दादागिरी को रौंदने वाला है, जिस भारत, चीन और रूस वाली तिगड़ी को दुनिया सबसे बड़ी ताकत के तौर पर देख रही थी, क्या वो अब धरातल पर आने वाला है? क्या दोस्तों, कुछ दिन पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा था कि दोनों देशों को आपसी सफलता के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि विदेशी ताकतें भारत और चीन के बीच समस्या को बढ़ा रही हैं। और दोस्तों, अगर ये यात्रा होती है तो क्वाड और यूक्रेन युद्ध पर भारत और चीन के बीच चर्चा हो सकती है। चीन के विदेश मंत्री 26 मार्च को नेपाल जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वांग यी 24 से लेकर 26 मार्च के बीच भारत आ सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री अगर भारत आते हैं तो इसका काफी भू राजनीतिक महत्व होगा। ये यात्रा ऐसे समय पर होने जा रही है जब रूस ने यूक्रेन में 21 दिनों से जंग छेड़ रखी है। भारत, रूस, चीन के RIC ग्रुप में चीन साल 2022 में अध्यक्ष है। साल 2020 के बाद चीन के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री दोनों ही कई बार मिले हैं, लेकिन ये किसी दूसरे देश में मुलाकात हुई है। भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय रिश्ते में सुधार लद्दाख में सीमा विवाद सुलझाने के बाद होगा। साथ ही इसको सुलझाने की जिम्मेदारी भी चीन की ही होगी। विदेश मंत्री जयशंकर ने पिछले 2 साल में दुनिया को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि किस तरह से सीमा गतिरोध और गलवान हिंसा ने दोनों देशों के बीच संबंधों पर असर डाला है। अभी तक चीन ने भारत की चिंताओं को दूर करने के लिए बहुत ही कम प्रयास किए हैं। गलवान हिंसा के बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं। टिकटॉक समेत चीन के कई ऐप को भारत में बैन कर दिया है। भारत ने चीनी कंपनियों में टैक्स की चोरी को भी पकड़ा है। भारत अपने सप्लाई चेन को भी अन्य देशों तक फैला रहा है। रूस के सपोर्ट में क्यों है भारत? क्यों अमेरिका पर मोदी को नहीं है भरोसा? चीन और भारत दोस्त बने तो फिर क्या होगा? दोस्तों, इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग एक नए मुहाने पर खड़ी है। रूस आर्थिक संकट से रूबरू हो रहा है, ठीक से कहें तो कमजोर पड़ चुका है, और अमेरिका चीन के खिलाफ अब सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है। ठीक से कहें तो मौजूदा स्थिति कई देशों के लिए दुनिया में अपने दबदबे को साबित करने के लिए लिटमस टेस्ट के तौर पर भी देखी जा रही है। इस बात का भी वजन किया जा रहा है कि किस मुल्क में कितना दम है। क्या अमेरिका की अगुवाई वाले नाटो के 30 देशों की यारी ज्यादा भारी, या फिर रूस का विरोध न करने वाले भारत की उससे यारी ज्यादा भारी है? इस दौरान ये भी परखा जा रहा है कि क्या दुनिया का दादा होने का दावा करने वाले अमेरिका का पिछलग्गू न बनकर भारत ने कोई गलती कर दी, या रूस का साथ देना भारत के लिए दूर की कौड़ी साबित होगा। आखिर भारत के प्रधानमंत्री मोदी के मन में विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़े इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या चल रहा है? दोस्तों, हमें मालूम है कि आपके मन में भी यही सवाल घूम रहा होगा कि अगर दुनिया भर के देश भारत के रुख से खफा होकर भारत के खिलाफ कार्रवाई करने पर उतारू हो गए तो क्या होगा? हो सकता है कि आप ये सोच रहे होंगे कि कहीं अमेरिका का साथ न देने की कीमत भारत को चुकाना न पड़ जाए। लेकिन इन सब के बीच अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भारत इन्हीं सवालों से घबरा जाएगा या फिर अपने जिगरी रूस के खिलाफ पूरी दुनिया के दबाव के सामने नतमस्तक हो जाएगा, तो दोस्तों, मोदी ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं है। इसके अपने ही कारण हैं और इसकी अपनी खास वजहें भी हैं। दोस्तों, अमेरिका रूस के खिलाफ ग्लोबल घेराबंदी कर रहा है, लेकिन अमेरिका के मंसूबों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत रूस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ा पेंच चीन का है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता। दूसरा, यही संकट चीन के सामने भी खड़ा है। चीन के लिए दिक्कत यह है कि रूस
और पाकिस्तान जैसे देशों के अलावा उसका कोई दोस्त ही नहीं है। भारत से भी पंगा किए पड़ा है। लेकिन दोस्तों, सालों पहले पुतिन और जिनपिंग को मोदी ने एक मंत्र दिया था और वो मंत्र था एशिया में ये सबसे बड़ी तिकड़ी बनाने का। लेकिन जिनपिंग अपने फितरत से बाज नहीं आए और भारत से भिड़ बैठे। लेकिन उसे जब अमेरिका मारने दौड़ रहा है, प्रतिबंधों का डर दिखा रहा है, तो उसे अब मोदी वाली बात सच दिख रही है। क्योंकि एशिया में चीन और तेजी से उभरेगा जो सीधा अमेरिका को टक्कर देगा, और इसे बैलेंस करने के लिए उसे भारत जैसी तगड़ी ताकत का साथ चाहिए। और दोस्तों, मोदी भी जानते हैं कि अमेरिका से ज्यादा मौका परस्त देश चीन भी नहीं होगा। अमेरिका खुद भी ये बात जानता है और भारत भी इससे अनजान नहीं है। यही वजह है कि भारत अपने सच्चे मित्र और दिखावे के मित्र को उसी के हिसाब से ट्रीट भी करता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि जब भारत पर भी उसके इस कदम से प्रतिबंध लगने की तलवार लटक रही है, तो फिर मोदी जी ऐसा काम कर ही क्यों रहे हैं। इसकी भी अपनी खास वजह है। इसका खुलासा करने से पहले आप ये जान लीजिए कि यूक्रेन की मदद करने की अमेरिका के गुहार को भी इजराइल ने आखिर क्यों ठुकरा दिया, वो भी तब जबकि यूक्रेनियन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की खुद भी यहूदी ही हैं और रूस और यूक्रेन दोनों से इजराइल के अच्छे संबंध हैं। दरअसल इजराइल की सीमा सीरिया से लगती है और आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और जॉर्जिया वाले इलाके रूस के बेहद नजदीक हैं। इन इलाकों से सीरिया में एक्टिव एंटी इजराइल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने में उसे रूस से मदद मिला करती है। लिहाजा इजराइल और रूस में आपसी रिश्ते अच्छे हैं। अब जबकि रूस ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया है और यूक्रेन की मदद करने के लिए अमेरिका ने इजराइल को वहां पर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भेजने का प्रस्ताव भेजा, तो बेनेट ने बाइडेन को ठेंगा दिखा दी। इजराइल ने कहा कि उसे लगता है कि अगर वो अनुमति देता है तो उसके रूस के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, इजराइल ने अमेरिका को सलाह दे डाली है कि यूक्रेन की मदद का जो ज्ञान वो उसे आयरन डोम देने के लिए दे रहा है, वही ज्ञान वो अमेरिका खुद पर भी अप्लाई करे। इजराइल नहीं चाहता कि वो किसी एक दोस्त की मदद करके दूसरे दोस्त को नाराज कर दे। ग्लोबल डिप्लोमेसी का तकाजा भी यही है। और दोस्तों, इसी पर चलते हुए मोदी अब एक तगड़ा ही ग्लोबल गेम खेल रहे हैं ताकि अमेरिकी दादागिरी को बैलेंस किया जा सके, और इसके लिए चीन की जरूरत भी पड़ेगी। और रूस तो भारत का चिरकालिक मित्र रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत के खिलाफ जब भी कोई प्रस्ताव लाया गया, रूस के अलावा कोई दूसरा देश भारत के लिए संकट मोचक नहीं बना। रूस ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके 6 बार भारत के सिर पर आए संकट को टाला है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में पश्चिमी देशों की रणनीति दूर खड़े होकर सबको भड़काने वाली है। अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन, सब यूक्रेन के साथ खड़े होने की बात करते हैं, मगर जमीन पर सब दावे हवा है। ऊपर से दबाव भारत पर बनाया जा रहा है कि वो रूस वर्सेस यूक्रेन विवाद में अपना स्टैंड साफ करे, जबकि कुछ दिन पहले तक अमेरिका कह रहा था कि वो भारत के किसी भी पक्ष के साथ ना खड़े होने की स्थिति को समझता है। मगर अब उसके तेवर बदल गए हैं, क्योंकि उसे दिख रहा है कि अभी रूस और चीन लगभग एक पाले में है। ऐसे में अगर भारत भी रूस के साथ चला गया तो अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर वो चीन को एशिया में किसके भरोसे आंख दिखा पाएगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में मोदी भी बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, और अब चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव में कमजोर पड़ती स्थिति को देखकर दोनों ही देशों के लिए बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अगर भारत और चीन मिल गए तो फिर एशिया में कोई दूसरी ताकत दखल नहीं डाल सकती।